दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर 2021 और आज के शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिख रहा, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताना है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है या हैं। पहला कथन दिया गया, असम स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू कन्फर द पॉपुलर गोपीनाथ बारदोलाई अवार्ड ऑन वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। यानी असम राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि असम सरकार के द्वारा गोपीनाथ बारदोलाई अवार्ड किसको प्रदान किया जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब अगर बात की जाए कि जो ये गोपीनाथ बारदोलाई ये थे कौन, तो ये असम के संस्थापक थे और असम के स्वतंत्रता, जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो इनमें इनकी महती भूमिका थी गोपीनाथ बारदोलाई की। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, IIT Madras has set up advanced electrical laboratory to measure the electrical performance of devices and circuits। यानी कि जो IIT मद्रास है उसके द्वारा एक एडवांस इलेक्ट्रिकल लैब का गठन किया गया, को स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो विद्युत प्रदर्शन होता है उसको मापा जाएगा। तो ये विद्युत प्रदर्शन यानी इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस होता है, जो विभिन्न डिवाइसेज होती हैं व सर्किट्स होती हैं उसको मापा जाएगा। ये बात तो सही है कि एडवांस इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी स्थापित हुई, लेकिन IIT मद्रास के द्वारा नहीं बल्कि IIT दिल्ली के द्वारा यानी IIT दिल्ली के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच स्टेट NHPC तीस्ता वी पावर स्टेशन विद ए जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 510 मेगावाट हैज बीन अवार्डेड द ब्लू प्लेनेट अवार्ड बाय इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन। यानी इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा एक जल विद्युत परियोजना को अभी अवार्ड प्रदान किया गया। वो कौन सा अवार्ड है? ब्लू प्लेनेट अवार्ड है। अब बात आती है कि ये तीस्ता 5 ये जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ये आपकी कहाँ? तो ये सिक्किम में स्थित है, भारत के सिक्किम में स्थित है। इसको अभी कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इसको ब्लू प्लेनेट अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब बात आई सिक्किम की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिक्किम भारत का कब अभिन्न अंग बना या हिस्सा बना। इसको आपको बता दें कि 35 और 36 दो संविधान संशोधन हुए हैं। 35 संविधान संशोधन से इसे एसोसिएट स्टेट के रूप में, सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया जाता है 1975 में, 1974 में। उसके बाद फिर होता है 36वां संविधान संशोधन, और 36वें संविधान संशोधन से इसे भारत का भिन्न अंग या एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो इस 36वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया, तो वो आंसर हो जाएगा 36। सिक्किम और अन्य किन? तो सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक खेती करने वाला, पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला भारत का एकमात्र व पहला राज्य कौन हुआ? सिक्किम। यूटीज पूछा जाए कि 100% ऐसा कौन सा है जो ऑर्गेनिक खेती प्राप्त करने का उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन अभी इसी साल हुआ है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला आगे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताना है कि कौन से कथन सही हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं। पहला, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे ईडा के नाम से जाना जाता है, YIDA, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, सीडा है, उसी प्रकार एक जो नई
अथॉरिटी का गठन किया गया, उसका नाम दिया गया यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या होगा, तो ये इसी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अब कहाँ किया जाएगा, तो यमुना एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया जा रहा है उसी के किनारे इसे स्थापित किया जाएगा। और ये स्थापित कहाँ होगा, तो ये गौतम बुद्ध नगर, जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा की गई है। तो पहला तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट काजा। यानी लाहौल स्पीति जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, उसका स्थान है काजा। काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, सिंगल क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। तो ये विश्व का पहला सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है जिसे हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा नामक स्थान पर इसे स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बोथ 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं, जिनमें बनिहाल है और बारालाचा है, इसके अलावा अन्य दर्रे भी हैं, मनाली है। तो ये सब मनाली लेह कौन किससे कनेक्ट होता है, तो उन दर्रों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर पूछ रहा, कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए, उनमें से सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन पूछ रहा है कि ये देखो, ये क्वेश्चन हिंदी कुछ और इंग्लिश कुछ और, बहुत अच्छा। हिंदी इंग्लिश वाला पहले देख लेते हैं, फिर हिंदी वाला देखेंगे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज सेटअप द स्टेट्स फर्स्ट टसर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर। तो ये सिल्क यार्न प्रोडक्शन जो टसर का है, ये उड़ीसा में स्थापित किया गया। अलग से भी इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ। सेकेंड वाला सही है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैज साइंड मेमोरेंडम विद फोर्ड फाउंडेशन। ये भी गलत है क्योंकि ये मेलिंडा फाउंडेशन के माध्यम से ये साइन किया गया है। भारत में डेयरी पशुपालन, जो पशुपालन है वह डेयरी है, इसका जो विभाग है उसके द्वारा मेलिंडा फाउंडेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ताकि जो पशुधन सेक्टर है उसमें संवर्धन व इसका ग्रोथ व डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें गलत है और पहला भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा नन। लेकिन हिंदी वाला आपका देखोगे तो हिंदी वाले में पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जो भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया कुलपति योगेश सिंह को नियुक्त किया गया। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जबकि सेकंड गलत है। तो हिंदी के हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया द फर्स्ट राउंड ऑफ सेपा, जिसे कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है, यानी सेपा। एक होता सेपा, एक होता सेका। तो ये सब आपके जो समझौते होते हैं इकोनॉमिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक फील्ड में 2 राष्ट्रों के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, उन्हीं में से एक आपका कौन सा है, सेपा, जिसे क्या कहा जाता है, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये अभी पहला राउंड पूरा हुआ जो भारत व यूएई के बीच ये समझौता किया जाना है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक ये समझौता हो जाएगा, जिससे यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है उससे और भारत के जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन देने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये यूएई कौन सा, ये अरब देश है जो अपना पहला मंगल मिशन होप मिशन को लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अन्य आपका यूएई के बारे में अन्य क्या इन्फॉर्मेशन है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी राजधानी क्या है और यहाँ
अन्य चीज़ें क्या इम्पॉर्टेंट है उसको आप लिखिएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अभी तक क्या होता है, भारत में निवेश करने से जो विदेशी निवेशक होते हैं वो कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनको ये हमेशा बहुत सारे यहाँ प्रोसेस प्रक्रिया का पालन करना होता है और बहुत समय लगता है। उसके बाद यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव कानून बना के भी कई डर होता है कि उन पे बहुत अच्छे कानून के उसमें ला दिया जाएगा। तो इसलिए भारत में निवेश कम आ रहा था। तो इसी समस्या का निजात दिलाने के लिए भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं या जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं पीयूष गोयल साहब, उनके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया ताकि भारत में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया जा सके, आकर्षित किया जा सके। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि अनुराग ठाकुर के द्वारा ये नहीं शुभारंभ किया गया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री has constituted a 12-member committee under whose chairmanship to develop the new curriculum structure। बताना है कि जो नया पाठ्यक्रम है सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, तो ये सीबीएसई व एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक 12 सदस्यीय कमेटी बनी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। ये वही हैं जिनके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो 2020 आई उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो इनके एक बार फिर से इनको सीबीएसई व एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें क्या परिवर्तन किया जाए या ज्यों का त्यों रखा जाए, तो इत्यादि को समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। तो उसके बाद अब आते हैं लास्ट में होता योजना। और आज का योजना जो हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और अभी तक हमने जो वित्त मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इनकी स्कीम सारी डिस्कस कर ली है। तो पीछे के वीडियो में आप देखिएगा सारी स्कीम मिल जाएंगी। आज हम ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना कैपिटल जी यानी ग्रामीण इसका। तो किस मिनिस्ट्री की है तो पता ही चली गया आपको, ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। ये कब लॉन्च हुई? तो मोदी साहब के सत्ता संभालने के 2 साल बाद, यानी 2 साल का मतलब हुआ कि 20 नवंबर 2016। तो 20 नवंबर 2016 को इसका शुभारंभ किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? 2022 तक जितने भी बेघर हैं उनको घर मिले, और घर ही ना मिले बल्कि पक्का मकान मिले। तो 2022 तक सभी को पक्का घर सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया। अब बात आती है, क्या ये बिल्कुल नए सिरे की स्कीम है या पिछली सरकार के द्वारा कोई स्कीम चलाई जा रही थी? बिल्कुल पिछली सरकार के द्वारा एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना ये कब शुरू हुई थी? 1985। जब कौन थे प्रधानमंत्री? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उनके शासनकाल में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। लेकिन कब? तो ये 20 नवंबर 2016 को एक बार फिर से इसके स्थान पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लाया जाता है। इनमें 2 सेक्टर बांटे जाते हैं। एक है आपका समतल या मैदानी क्षेत्र। समतल या मैदानी क्षेत्र में जो भी घर बनाने इत्यादि में खर्चा कम आएगा, तो यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा 1.2 लाख। लेकिन जो हिली स्टेट्स हैं यानी पर्वतीय क्षेत्र हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर भारत, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, सिक्किम ये सब शामिल है, या फिर जम्मू कश्मीर व लद्दाख जो यूटी जब बन चुके हैं, या फिर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के अंतर्गत क्षेत्र आते, या फिर ऐसे क्षेत्र जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी इसी को कहा जाता उग्रवाद, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये
घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। अब बात आती क्या पूरा पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी या राज्य सरकार का भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होगा? तो इसका आंसर है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा इसमें देंगे। तो कितना 1.2 लाख इसमें जो ये समतल स्टेट्स हैं उनमें 60:40 का है, जबकि इधर वाले जो हिली स्टेट्स बताए, दूसरा डिफ़िकल्ट एरियाज बताए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बताए, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र या फिर IAP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले क्षेत्र, यहाँ पर 90-10 का रेशियो में सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि कैसे पहचान की जाएगी, कैसे? तो इसके लिए जो जातिगत जनगणना हुई थी 2011 में, उसका आधार बनाया गया है, उससे पहचान बेनिफिशरीज की जाएगी। और घरों का न्यूनतम आकार कितना रखा गया? तो ये रखा गया 25 वर्ग मीटर। 25 वर्ग मीटर घरों का न्यूनतम आकार होना चाहिए। दूसरा, क्या ये पूरे भारत में सभी राज्यों या यूटीज में क्या इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है? इसका आंसर है केवल 2 हैं, एक है आपकी दिल्ली और दूसरा है आपका चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ को अलग हटा दीजिए, बाकी जितने यूटीज व केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बचेंगे सब में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट एक कहीं डाल दिया जाता ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू है तब गलत हो जाएगा। तो ये आज की स्कीम रही। कल आप लोग एक स्कीम अपने आप तैयार करके आइएगा जिसका नाम है मनरेगा। तो मनरेगा को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।